Hi class, welcome to the first session of income from house property. आज के जो ये सेशन है साहब, हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो बेसिकली इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होती क्या चीज़ है साहब? अगर आपके पास एक घर है, उस घर में आप रह रहे हैं, बहुत बढ़िया, मगर अगर आपने उस घर को किराए पे दिया हुआ है तो जो इनकम आपको उस घर से आ रही है वो हम इस हेड के अंदर में आपको टैक्स करेंगे। भले ही वो घर आप किसी भी पर्पस के लिए दे रखा हो, स्मगलिंग के लिए दे रखा हो, या आपने अच्छे कामों के लिए दे रखा हो, या आपने भगवान की भक्ति के लिए दे रखा हो, मगर आपको अगर आपको किराया आ रहा है तो साहब चाहे जितना भी नेक या आपका खराब आपका इंटेंशन हो, वो आपको इस हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। चलिए साहब समझते हैं। तो इसका चार्जिंग सेक्शन यानी कि किस हेड के अंदर में चार्जेबिलिटी ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इनकम जो है किस हेड के किस सेक्शन में आती है साहब, वो है सेक्शन 22। सेक्शन 22 के तहत बोलता है कि हाउस प्रॉपर्टी इनकम कैसे चार्जेबल होगा, चार्जेबिलिटी किस किस चीज में आपकी आएगी और क्या आएगा। तो साहब एनुअल वैल्यू डिटर्मिनेशन, अब साहब एनुअल वैल्यू क्या होता है बताऊंगा मैं इसके अंदर में। एनुअल वैल्यू डिटर्मिनेशन में बताऊंगा एनुअल वैल्यू डिटर्मिनेशन क्या होती है। एक कंप्यूटेशन जो हमारी हाउस प्रॉपर्टी की होती है वो स्टार्ट होती है बाय डिटरमाइनिंग द एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। एनुअल वैल्यू अभी आप अपने जेब में रखिए साहब, इस क्लास में नहीं, अगली क्लास में आपको एनुअल वैल्यू के ऊपर में और डिटेल में बताया जाएगा। अभी सिर्फ डेफिनेशन में आपको बता करके यहीं पे कंप्लीट करूंगा, बट एनुअल वैल्यू के ऊपर में ही सारा का सारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का दारोमदार है। किस केस में कैसे एनुअल प्रॉपर्टी डिटरमाइन होती है वो आपको इसमें पढ़ाया जाएगा या समझाया जाएगा। सो कंप्यूटेशन स्टार्ट्स विद डिटरमाइनिंग द एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एज पर सेक्शन 23। तो सेक्शन 23 के हिसाब से एनुअल वैल्यू डिटरमाइन होती है साहब। फिर ओनरशिप क्राइटेरियन, द एसएससी मस्ट बी द ओनर ऑफ द बिल्डिंग और लैंड अपॉर्टमेंट देयर टू, मतलब जिस जो उस बिल्डिंग से जुड़ा हुआ लैंड है। अपॉर्टमेंट अपॉर्टनेंट मतलब उस बिल्डिंग से जुड़ी हुई लैंड या किसी भी तरीके का स्ट्रक्चर। तो एसएससी क्या होना चाहिए? ओनर होना चाहिए उस बिल्डिंग का या उस लैंड का। ठीक है। टैक्सेबल हेड, इट इज जनरली टैक्स्ड अंडर द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मगर स्पेसिफिक एग्जेम्पशंस हैं वो मैं इस क्लास में आपको कराऊंगा। तो चार्जेबिलिटी बोलता है कि जो एनुअल वैल्यू होगा वो उस हाउस ओनर की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जोड़ दिया जाएगा। एनुअल वैल्यू क्या होती है साहब? एनुअल वैल्यू इज द अमाउंट फॉर विच प्रॉपर्टी might reasonably be expected to be let out for from year to year। आपका घर आप 10,000 किराए पे देते हैं, आपके पास वाला ही घर 20,000 किराए पे है। इनकम टैक्स वाला बोलेगा आपके पास जितनी जगह है उतनी जगह आपके पड़ोसी के पास है। आपका पड़ोसी 20,000 रुपए का इनकम दे रहा है, आप 10,000 रुपए आप दे रहे हो, आपकी तो 20,000 रुपए के आसपास की इनकम मैं जोड़ूंगा। बिकॉज एनुअल वैल्यू इज द अमाउंट ऑफ फॉर विच द प्रॉपर्टी माइट, ये जो वर्ड आया था ना, माइट रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू बी लेट फ्रॉम ईयर टू ईयर। ठीक है, आगे चलते हैं साहब। कंडीशंस, चार्जेबिलिटी का कंडीशन क्या होता है, आइए साहब इसको हम डिटेल में समझते हैं। कंडीशंस फॉर चार्जेबिलिटी, चलिए साहब। प्रॉपर्टी टाइप, अब प्रॉपर्टी किस तरीके की प्रॉपर्टी होनी चाहिए? प्रॉपर्टी टाइप मस्ट कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग्स एंड लैंड अपॉर्टनेंट देयर टू, उस लैंड से जुड़ी हुई है। इट इंक्लूड्स residential and commercial premises like factories, buildings, offices, shops, godowns, etc। तो अगर आपने गोडाउन रेंट पे दिया तो भी आपको
इसमें आ जाएगा, शॉप्स दिया तो भी आ जाएगा, ऑफिस दी तो भी आ जाएगा, पूरी की पूरी बिल्डिंग उठा के दे दी वो भी आ जाएगा साहब, कोठी आपने रेंट पे दे दी वो भी आ जाएगा, रहने के लिए कोठी दी आपको वो भी आ जाएगा, होटल के लिए कोठी दी वो भी आ जाएगा, आपको किसी भी पर्पस के लिए आपने अपनी बिल्डिंग किराए पे दी हो वो इसके अंदर में जुड़ जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लैंड पर्टिनेंट देयर टू मतलब का मतलब हो गया इट इज लैंड कनेक्टेड विद बिल्डिंग। बाहर बगीचा है, फार्म हाउस है, कुछ भी है, गराज है, बच्चों के खेलने के लिए आपने क्लब हाउस बना दिया, तो ये सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। तो इसका तो क्या होता है साहब, आपकी एक बिल्डिंग है पहले, उसके आगे ये एक गार्डन स्पेस है, तो क्या बोलते थे साहब, इसका किराया 1 लाख, बिल्डिंग का किराया 10,000। अब गवर्नमेंट ने बोला भाई ये तो आपको 10,000 तो है ही है, यहां पे 1 लाख रुपया भी हम टैक्स लेंगे, तो आपका जो टोटल रेंट हो गया वो हो गया 1,10,000, ना कि सिर्फ 10,000, क्योंकि बिल्डिंग और लैंड अपॉर्टनेंट दैट टू जो वर्ड आया है, इन दोनों को जोड़ करके ही आपकी प्रॉपर्टी फॉर रेंट माना जाता है। ओनरशिप, assessee must be owner entitled to receive rent in his own rights। मतलब आप ही उस जगह के मालिक होने चाहिए जहां से आप रेंट कलेक्ट कर रहे हो, और उस जगह का रेंट कलेक्ट करने का राइट आप ही के पास होता है। सर अगर डिस्प्यूट हो गया तो बताता हूं। ओनरशिप इंक्लूड्स डीम्ड ओनरशिप ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। किसी भी तरीके से उस जगह की आपको ओनरशिप होगी, डीम्ड हो मतलब मान लिया गया कि आप ओनर हैं, या आपके पास स्पेसिफिक राइट्स हैं उस ओनरशिप के, तो आप इसकी जो इनकम आएगी वो आपके इनकम में जुड़ जाएगी। रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल डीड ऑफ प्रॉपर्टी इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ओनरशिप। पीओए का नाम सुना है किसी ने? पावर ऑफ अटर्नी। पावर ऑफ अटर्नी अगर आपके पास है तो भी मान लिया जाएगा कि आप इसके ओनर हैं। ठीक है। ओनर ऑफ बिल्डिंग इज नॉट नेसेसरली द ओनर ऑफ लैंड ऑन विच द बिल्डिंग स्टैंड्स। मतलब ये लैंड है, ये एक ओनर के नाम पे है, इस पे 3 बिल्डिंगें खड़ी कर रखी हैं। अब अगर ये बिल्डिंग को ढहाना है तो आपको ये बिल्डिंग पूरी की पूरी ढह जाएगी, आपको एक को पैसा नहीं मिलेगा, और ये जो लैंड जो है वो उस ओनर के ऊपर होगी। बट क्योंकि आपके पास ये बिल्डिंग है तो आप इस बिल्डिंग के मालिक हैं और इस बिल्डिंग का किराया आपको आ रहा है। ठीक है। कहने का मतलब डीडीए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के लैंड है, ठीक है, उसके ऊपर ना उसने आपको बोला कि आप बिल्डिंगें खड़ी कर लो, आपने इससे लीज पे लैंड ले लिया, अभी तक ओनरशिप तो आपके पास नहीं है, आपके जो लीज राइट्स है, ठीक है, उस बिल्डिंग का ओनरशिप आपके पास है बट उस लैंड की ओनरशिप नहीं है। तो लैंड जब तक आप उसे फ्री होल्ड नहीं कराएंगे तब तक सिर्फ ये बिल्डिंग के ही ओनर माने जाएंगे आप, ना कि लैंड के। जब आपने फ्री होल्ड करा ली तो जितनी जगह पे आपकी बिल्डिंग है उतनी जगह आपकी मान ली जाएगी कि आपकी रजिस्ट्री हो गई। ठीक है साहब। आगे, ओनरशिप शुड बी विद द एसएससी इन द प्रीवियस ईयर। 2021-22 में आपके पास वो बिल्डिंग थी, 2023-24 में नहीं गई, सॉरी 22-23 में नहीं गई, तो 22-23 के अंदर में असेसमेंट ईयर रिलेट्स टू 21-22। तो 21-22 में अगर आप ओनर हैं तो आपको उस जगह का इनकम आपके टोटल इनकम में जुड़ जाएगा। आगे चलते हैं साहब। चलिए, डिस्प्यूटेड ओनरशिप, ये आ गया साहब जो मैं आपको बता रहा था। अगर आपके पास एक प्रॉपर्टी है, अगर आपके पास एक प्रॉपर्टी है, किसी कारणवश उस प्रॉपर्टी के अंदर में विवाद चल रहे हैं, किसी भी वजह से हो, ठीक है, अब मैं उस कारणों पे तो जाऊंगा नहीं, बट किसी भी वजह से अगर आप उस पर विवाद चल रहे हो तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऊपर में होगा कि वो डिसाइड करे कि ये आपके इनकम में जोड़ा जाए या आपके जिसके अगेंस्ट में आप केस लड़ रहे हैं उसके इनकम में जोड़ा जाए।
the total onus on deciding to whom the income should be charged to lies on the income tax department. अब आइए साहब प्रॉपर्टी यूज. It can be used for any purpose. Any purpose. Residential, commercial, धार्मिक, नॉन धार्मिक, किसी भी तरीके से आप यूज कर सकते हैं. वक्फ वगैरह के लिए अगर आप यूज कर रहे हैं, वक्फ आपको किराया दे रहा है एटसेट्रा, तो भी आपको रेंट चार्ज करना मतलब कि इसमें इनकम में जुड़ जाएगा. It can be used for any purpose except for owner's own business. अगर आपने उस जगह पे अपनी शॉप, फैक्ट्री, क्या कुछ भी ऐसा कमर्शियल काम किया, तो वो आपके किस में जाएगा? प्रॉफिट एंड इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में. इनकम अर्न्ड बाय द एसएससी इंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टी. साहब आपका काम ही है कि आप प्रॉपर्टी लेट आउट करते हैं. आपने जगह खरीदी, आपके पास 50 बिल्डिंग है, आपने 50 बिल्डिंग के अंदर में एक बिल्डिंग अपने पास रखी रहने के लिए और 49 बिल्डिंग जो है आपने किराए पे दे दिया. आपका काम ही है ये ले करने का. तो ये जो इसके ऊपर तो कुछ लगेगा नहीं, क्योंकि ये आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखी है, आपके खुद के पास है. बट इन 49 के ऊपर में आपको हाउस प्रॉपर्टी ना लग करके आपका जो होगा प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में ऐड हो जाएगा. ये किस मतलब क्यों डिसाइड हुआ साहब? ये सुप्रीम कोर्ट रूलिंग आई थी साहब, रायला कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट सीआईटी के अंदर में. ये एक 2016 का केस है, 2016 केस, मतलब इन द ईयर 2016 ये केस आया था, जिसके अंदर में ये डिसाइड हुआ था कि अगर आपका मेन काम ही किराया खाना है, तो आपका वो सारा का सारा इनकम जो है हाउस प्रॉपर्टी ना हो करके बिजनेस एंड प्रोफेशन में चला जाएगा. आगे चलते हैं साहब. स्पेशल केसेस इन हाउस प्रॉपर्टी इनकम. 3 स्पेशल केसेस हैं साहब: स्टॉक इन ट्रेड, वेकेंट लैंड एंड फॉरेन प्रॉपर्टी. ये आपका यहां पे मेरे को लग रहा था आप लोग कुछ कच्चा खा सकते हो. सुनिएगा. स्टॉक इन ट्रेड, अगर मेरा काम है बिल्डिंग का, ठीक है, एनुअल वैल्यू टैक्स अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज कंसिडर्ड निल. पहले इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में एनुअल वैल्यू कैलकुलेट होगी, उसके बाद वो निल लेके आएगा. फॉर स्पेसिफाइड पीरियड, 2 साल का जो स्पेसिफाइड पीरियड है, अगर आपने इसे स्टॉक इन ट्रेड की तरह ट्रीट किया हुआ अपने बिल्डिंग को, तो 2 साल तक आपकी अगर प्रॉपर्टी किराए पे नहीं चढ़ती है तो आपका एनुअल वैल्यू निल कंसिडर किया जाएगा. उसके बाद जो एनुअल वैल्यू आएगी वो आपका इनकम में जुड़ जाएगा. इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ वेकेंट लैंड, खाली जगह, लैंड टैक्स्ड अंडर द हेड अंडर अदर हेड्स. अदर हेड्स मतलब पीजीबीपी यानी कि प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, या आईफॉस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. मैं आज शॉर्ट फॉर्म आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये जार्गन्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं, तो आप इनको दिमाग में रखिएगा. ठीक है. फॉरेन प्रॉपर्टी, टैक्सेबिलिटी डिपेंड्स ऑन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द एसएससी. रेसिडेंशियल स्टेटस याद है साहब, हमने चैप्टर किया था रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट. ये यहां पे काम आता है. अब आप समझे उस चैप्टर की अहमियत. तो अब आइए साहब नोट्स थोड़े से समझ लेते हैं स्टॉक इन ट्रेड और रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर फॉरेन प्रॉपर्टी के लिए. आइए साहब समझते हैं. तो नोट्स, स्टॉक इन ट्रेड इज टू बी टेकन फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल, 2 साल, फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर in which certificate of completion of construction of property is received from the competent authority. मतलब जो डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जब उनसे कंप्लीशन का सर्टिफिकेट मिल जाता है तो उस एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से ये 2 साल पकड़ा जाएगा. सपोजिंगली अगस्त
2024 को मुझे कंप्लीशन मिलता है। इसका एंडिंग फाइनेंशियल ईयर क्या होगा साहब? मार्च 25। तो मार्च 25 से लेकर के 2 साल यानी मार्च 27 तक ये मेरा एनुअल वैल्यू नील ही रहेगा, अगर मैंने इसे स्टॉक इन ट्रेड माना है तो। अगर उसके बाद इट विल बी डीम्ड टू बी लेट आउट, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, एंड देन एनुअल वैल्यू उस तरीके से हमारी लगती रहेगी। इन केस ऑफ फॉरेन प्रॉपर्टी में समझिएगा साहब, ध्यान से पढ़े, क्योंकि 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसमें। ऑल प्रॉपर्टीज इररिस्पेक्टिव ऑफ लोकेशन इज टैक्सेबल फॉर रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। मतलब हमने जो डिस्कस किया था कि अगर आप रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हैं फॉर इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, तो भाई साहब कहीं से भी कुछ भी कमा लो, आपको इंडिया में टैक्स देना है। तो अगर आप रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो तो लंदन की प्रॉपर्टी का रेंट लो, चाहे आप टिम्बकटू की प्रॉपर्टी का रेंट लो, चाहे आप पुरुलिया की प्रॉपर्टी का रेंट लो, चाहे आप चंबल की प्रॉपर्टी का रेंट लो, आपको सारे के ऊपर में टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है? It shall remain taxable irrespective of the fact that the amount is brought into India or not। लंदन से आप इंडिया लाते हैं चाहे नहीं लाते हैं, गवर्नमेंट को उससे कोई लेना देना नहीं है, सीधा जितना आपने पैसा कमाया उसके ऊपर में टैक्स दे दीजिए। फॉर रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल ओनली इफ द अमाउंट इज रिसीव्ड इन इंडिया। लंदन की प्रॉपर्टी का पैसा आपको यहां रिसीव हुआ, टैक्स दे दीजिए, नहीं रिसीव हुआ छोड़ दीजिए। ठीक है साहब? एक्सेप्शंस टू हाउस प्रॉपर्टी इनकम, एनुअल वैल्यू आर चार्जेबल अंडर द हेड्स प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। कब? जब वो बिजनेस यूज के लिए हो रहा, प्रॉपर्टी पोर्शन ऑफ प्रॉपर्टीज यूज्ड बाय द एसएससी फॉर देयर ओन बिजनेस। आप अपने बिजनेस के लिए वो प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं, तो वो बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज हो जाएगी एनुअल वैल्यू। कमर्शियल लेटिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसएससी आर एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टी। अगर आपका काम ही है किराए पे देना, तो वो प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन में जुड़ जाएगा। ठीक है? कॉम्पोजिट रेंट मतलब सारे, अगर आप एक पैसा ले रहे हैं, एक ही चीज ले रहे हैं, रेंट सारी जगह का, सब चीजों का, आपने फर्नीचर भी दे दिया, फर्निश्ड अपार्टमेंट दे दिया आपने, गराज में भी एक गाड़ी भी दे दिया आपने, तो कॉम्पोजिट रेंट आपका आ गया। तो साहब कॉम्पोजिट रेंट का मतलब क्या? रेंट रिसीव्ड फॉर अ बिल्डिंग अलोंग विद द फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी और अदर एसेट्स और अमेनिटीज एंड सर्विसेज लाइक लिफ्ट, सिक्योरिटी, पावर बैकअप एटसेट्रा। ये आपने अमेनिटीज दे दी, आपने अदर एसेट्स दे दी। ठीक है? कई बार होता है कि साहब हमने फैक्ट्री की पूरी लगी लगाई फैक्ट्री आपको दे रखी है। ठीक है? तो इस केस में हम जो रेंट लेते हैं वो हमारा कॉम्पोजिट रेंट बन जाता है। हमारा कॉम्पोजिट रेंट जो हमने उसको बैकअप सिक्योरिटीज वगैरह के संग में दिया, वो बन जाता है। सेपरेबल कंपोनेंट्स, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी के अंदर में इन सारे एसेट्स को सेग्रीगेट कर सकते हैं, इफ द लेटिंग्स आर सेपरेबल, बिल्डिंग रेंट विल बी टैक्स्ड अंडर द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड अदर कंपोनेंट्स विल बी टैक्स्ड अंडर प्रॉफिट एंड गेन्स, या आईफोस के अंदर में चार्जेबल आपका हो जाएगा। तो एक बिल्डिंग है साहब, बिल्डिंग के अंदर में आपने बहुत सारी 1 2 3 4 ऐसे करके आपने अलग अलग कर रखी है। तो करते क्या है साहब, आपने नाम सुना होगा कॉमन एरिया मेंटेनेंस। इसके तहत ये सिक्योरिटी, पावर बैकअप और ये लिफ्ट्स वगैरह सब इसके अंदर में वो लोग चार्ज करते हैं आपसे। तो ये जो चीज होती है वो उनके इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में जुड़ जाती है, और जो बिल्डिंग के ऊपर में जगह का रेंट हुआ वो रेंट में जुड़ जाता है। ठीक है? अगर आप इसे सेग्रीगेट कर सकते हैं,
यानी कि ऐसा जरूरी नहीं था कि आपको ये चीजें देनी थी तभी आपकी जगह चढ़ेगी रेंट पे। सेपरेबल कंपोनेंट्स का मतलब ये होता है। सेपरेबल कंपोनेंट्स, ये जरूरी नहीं था कि इसे देना, बट आपने दे करके आपने बोला मैं इसका भी रेंट लूंगा, तो अलग अलग करके आप इसको इस हेड के अंदर में चार्ज कर सकते हैं। ठीक है साहब। अगर वो इनसेपरेबल कंपोनेंट्स हैं, मतलब कि उसके बगैर आपका रेंट पे चढ़ ही नहीं सकता। को वर्किंग स्पेस होती है साहब, उसके अंदर में अगर वो कॉमन स्पेसिफिकेशंस होती हैं डेस्कटॉप की, डेस्क की जगह की, उसके बगैर वो चढ़ ही नहीं सकती जगह, तो उस केस में क्या होता है, इफ द लेटिंग्स आर इनसेपरेबल एंटायर अमाउंट विल बी टैक्स्ड एज बिजनेस इनकम और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा ही नहीं। This is applicable even if the sum received for two lettings is fixed separately. मतलब आपने बोला कि जी मेरे पास एक बिल्डिंग है, बट मेरे पास एक वर्क स्टेशन है, बट इसके अंदर में वाईफाई का इतना पैसा है, आपका डेस्क का इतना पैसा है और लाइटिंग का इतना पैसा है। बट क्योंकि आप इन चीजों के बगैर उस डेस्क को किराए पे नहीं दे सकते, तो ये सारा का सारा बिजनेस इनकम के अंदर में जो उसने प्रॉपर्टी आपको लेट आउट की है उसमें ये जुड़ जाएगा। ठीक है साहब, आइए आगे समझते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू। सर सेक्शन 23 एक जिस्ट दे रहा हूं आपको, अगली क्लास में इस पर डिटेल्ड में चर्चा करेंगे। ठीक है, ये है आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू। हम सीखेंगे कैसे निकलती है। लेस म्यूनिसिपल टैक्सेस, जो आप प्रॉपर्टी टैक्सेस देते हैं वो उसमें से लेस कर दीजिए, जो आएगा वो आपका नेट एंड एनुअल वैल्यू। ये होती है साहब हाउस प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करने के लिए। हम जितना टाइम स्पेंड करेंगे हम इसके अंदर में ही टाइम स्पेंड करेंगे, मैक्सिमम टाइम आपका इसमें आपको लगता है। ठीक है साहब, आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू सो मच for your notes, for queries again varmaniassociates@gmail.com। फोन नंबर मेरा ये रहा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक्स, बाय बाय।